धन्यवाद धन्यवाद आपको। मंत्री जी, एक मामला है बिहार भोजपुर ज़िले का, भरत तिवारी का मामला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये वो मीडिया से हमको पता चला है जी। वो बिहार सरकार की पुलिस की पूरी तरह जाती है जी। एक निहत्थे को इनकाउंटर करना, जी। और वो भी जो सामाजिक कार्य करता रहा हो, राजनीतिक कार्य करता रहा हो, समाज के लिए लड़ता रहा हो, जी। उसको इनकाउंटर करना, और रिवॉल्वर जब उसने फेंक दी उसके बावजूद उसको पकड़ के ले जाकर 5-5 गोली मारना, ये पूरी तरह वहाँ की पुलिस की निर्ममता है। और वहाँ के पुलिस जिन लोगों ने किया है उस पर FIR हत्या का दर्ज होना चाहिए, और उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को सज़ा न्यायालय के द्वारा मिलती है। क्या आपके द्वारा कोई एक लेटर लिखा गया है अपने सरकार को, केंद्र सरकार? हमने कोई लेटर नहीं लिखा, लिखने को हमारी सरकार है वहाँ पर। जी। हम अपनी सरकार को पत्र क्या लिखेंगे? हम सरकार से बात करें, हम संगठन में अपनी बात कह दी है, जो हमको कहना है कि इससे बड़ा आक्रोश है लोगों में, और उस आक्रोश को शांत करने के लिए आपको न्यायोचित कदम उठाना पड़ेगा। मेरी समझ से वहाँ की सरकार कदम उठा रही है, FIR दर्ज हो गई है। एक व्यक्ति पर FIR नहीं, समझौता CO पर भी उस पर FIR हो जाएगी, कार्रवाई होगी। कल शाम को SP साहब जाते हैं, बिहार भोजपुर के SP साहब जाते हैं, फिर भरत तिवारी के भाई को धमकी देते हैं कि सोशल मीडिया पर ये सब बंद करवाओ, नहीं तुमको भी मार दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, SP अगर इस प्रकार से कह रहे हैं, सचमुच से सही बात। मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होते कोई जरूर नहीं सब सत्य हो। जी। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती, घटना नहीं घटती, घटना बता देते हैं। कई ऐसे हमने देखे कि जो लोग जिंदा बता देते मर गए, तो ऐसी बात में बहुत विश्वसनीयता रहती नहीं है। हाँ, अगर ऐसा किया है तो SP के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सपा को छोड़ करके भाजपा क्यों ज्वाइन किया था, इसका रीजन? नहीं, अभी आपने शुरू में कहा कि सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी 96 से लेकर के 2002 तक कैबिनेट मंत्री रहा। दोबारा वापसी आने का कारण? हम बता रहे आपसे, मैं संघी भाजपाई हूँ। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ। RSS? हाँ, RSS का संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, और उसी के तहत मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक भी रहा हूँ। पट्टी से हुआ, रानीगंज से हुआ, उसी निशान पर, कमल निशान पर। और 6 साल उसके 5 साल 5.5 साल मैं कैबिनेट मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। ये अकस्मात कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई थी जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से हट करके मुझको जाना पड़ा, और मैं समाजवादी पार्टी में गया, वहाँ भी चुनाव में जीता, फिर वहाँ कैबिनेट मंत्री बन गया। लेकिन मेरी जो मूल प्रवृत्ति है वो संघी है, तो संघी प्रवृत्ति के नाते वहाँ वो एडजस्ट। रानीगंज विधानसभा का बेहतर विकास क्या है, अभी तक क्या हुआ है? अगर रानीगंज के विधानसभा का विकास देखना चाहते हो तो एक बार चले जाओ, देखाओ तुम वहाँ। मैं 1996 में रानीगंज तत्कालीन बीरापुर विधानसभा का विधायक बना। सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, उससे पता चलेगा तुम्हारे कितने वहाँ क्या था। वहाँ एक शिवगढ़ ब्लॉक हुआ करता था, अभी भी है, हमने बाइफरकेट करके मिलकरनाथ ब्लॉक नया बनाया। 134 गांव थे वहाँ उस शिवगढ़ ब्लॉक में, और उस 134 गांव में मात्र 4.5 किलोमीटर रोड थी। रानीगंज प्रतापगढ़, रानीगंज उड़ैयाडी को छोड़कर ये स्टेट हाईवे थे। एक ब्लॉक में 4.5 किलोमीटर रोड, 134 गाँव में, 134 गाँव में मात्र 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर रोड, 3.5 किलोमीटर रोड थी। पिपरी से लेकर के दिलीपुर की तरफ, दिलीपुर बाजार तक नहीं थी। 1 किलोमीटर रोड थी, ऐसी रोड थी जिसका हाथ से दो लोग विधायक जिस गांव में हो चुके, बिबिया करणपुर। पंडित श्याम सुंदर शुक्ल जी पहले प्रथम विधायक थे, और पंडित रामराज शुक्ल जी वो भी विधायक रहे हैं वहाँ पर। लेकिन 1 किलोमीटर सड़क बना पाए, घर पहुँचने में 4 किलोमीटर बाकी थे। और आज की तारीख में एक पूर्वा मुझको बता देना जा करके, जिसकी आबादी 15-20 घर की हो, जहाँ सड़क हमने न बनवाई हो, बिजली न लगवाई हो, 1-2 हैंड पाइप आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसी गांव सभा नहीं जहाँ प्राइमरी स्कूल न हो। हमारे इसके पहले वहाँ पर लड़कियों का 368 गांव थे उस समय, छोटे बड़े।
368 गांव में लड़कियों का पढ़ने का एक भी सरकारी या प्राइवेट हाई स्कूल तक नहीं था। हाई स्कूल तक नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं दूर दूर तक। सिर्फ एक इंटरमीडिएट बीरापुर कॉलेज था, साइंस था, बाकी कहीं कोई साइंस नहीं थी। इंटरमीडिएट बच्चा साइंस नहीं। मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर प्रतापगढ़ क्षेत्र जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले शिवकांत ओझा मंत्री जी का नाम आता है। अब वो देखिए इधर है, हमसे भी ज़्यादा बड़ा काम स्वर्गीय पंडित मुर्शद उपाध्याय ने किया है। नहीं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने किया है, शायद है कि अन्य कई जिलों के बच्चे आपके यहाँ शिक्षित होकर हमारे यहाँ आते हैं, सही बात है, मुझसे प्रयास करते हैं उस बात को करने की। मेरा एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, रानीगंज विधानसभा जो वर्तमान बीरापुर पहले थी, वहाँ पर सिर्फ एक पुल नदी पे होता था, जामताली, जो 77 में बाबू राजकेश्वर सिंह ने बनवाया था। चाहे जो भी लेते हो श्रेय लेते हो, लेकिन बनवाया बाबू राजकेश्वर सिंह, सांसद हुआ करते थे अहमद निसार के। बाकी आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, नदी और नाले से घिरा हुआ पूरा एक पुल, खाली एक पुल। पूरे इतनी बड़ी विधानसभा में एक पावर हाउस रानीगंज था, और उसके भी 5 में से 4 फीडर्स 8 साल से जले थे, मेरे आने के 8 साल पहले से। और मात्र 18% विद्युतीकरण था रानीगंज का, वो भी 18% सरकारी ट्यूबवेल को लेकर के। कई सरकारी ट्यूबवेल पंडित रामदेव दुबे जी थे वहाँ विधायक, उन्होंने लगवाया था। सही बात है, जो बात सत्य सोच है। बाकी नहीं, कहीं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, कोई एक डिग्री कॉलेज तक वहाँ पर। आपके विरोधी विधायक धीरज ओझा जी तो कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने अपना ही बनाया है, जनता का क्या किया है? अब वो क्या कहते हैं, उन पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। कि अगर उनको ये लगता है कि स्कूल खोलना सिर्फ अपना बनाना है, हजारों बच्चों को शिक्षा देना सिर्फ अपना बनाना है, उनका तो आप भविष्य तय करते हैं शिक्षा के माध्यम से। अब ये तुमको समझ नहीं आती होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। हाँ, कि बाकी तो कोई हम होटल तो चलाते नहीं हैं कि होटल चलाते हों। और क्या बिना जो चाय पीता है बिना पैसे के चला जाए तो आप छोड़ दोगे उसको जाने की देर? ये उनकी कितनी सोच है, कैसी सोच है, आप लोग उसको तय कीजिए, हम कुछ बारे में कुछ नहीं करें। आपने राजनीतिक जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी प्रेरित करता हो? 2 अनुभव हैं ऐसे। एक तो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे भी, हम उनकी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। जो मेरा अपना मत है कि कल्याण सिंह इस प्रदेश में अकेले ऐसे नेता रहे हैं जिनमें जब तक हम लोग साथ रहे हैं, जिनमें जातिवाद छू नहीं गया था। बाकी जितने थे नेता सब लोग, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, अटल जी, अडवाणी जी, इनकी बात नहीं करता हूँ, सब में कहीं ना कहीं जाति गंध, जाति बू आती रही है। कल्याण सिंह अकेले नेता थे जिनमें सिर्फ मेरिट की बू आती थी। अगर आपकी मेरिट है तो कल्याण सिंह आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप मेरिट नहीं है तो कल्याण सिंह को आप खरीद नहीं सकते। ये कल्याण सिंह की क्वालिटी थी। हमने कल्याण सिंह से सीखा है कि राजनीति में, सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ तो बिरादरी की पैमाना पे नहीं होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। आज तो मेन मुद्दा बन गया है। हाँ, तो हमसे सहमत हैं। अभी तो सब यादव लोग बैठे थे, आपने देखा, सब यादव थे, ठाकुर भी थे, बैठे थे। जाति यादवों के साथ ही तो हम यादव के साथ खड़े हैं। ये इसलिए कि अब ये कहेंगे कि यादव हैं समाजवादी पार्टी के होंगे, ये कोई तर्क थोड़ा हो यार। ये सब इस देश के नागरिक हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए, हमारी सरकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए। आपकी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हम कभी बिरादरी के पैमाने में एक भरत तिवारी जो था व्यक्ति, उसके ऊपर एक भी कोई मुकदमे नहीं थे, कोई भी अपराध नहीं था, फिर भी उसको क्यों मारा गया? देखिए भाई, क्या इस देश में सवर्ण होना गुनाह हो गया? देखो सुनो, ऐसा है बेटे, वो घटना बहुत ही निंदनीय है। उस घटना की जितनी तो कल्याण सिंह की वो क्वालिटी थी। दूसरी चीज़, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसे मैं बहुत आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम मैं लेता हूँ। वो पूरी तरह धरती से जुड़े हुए इंसान थे, और जन सामान्य में कैसे जिया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी से सीख सकता था। राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? अब राजनीति में मेरी शुरुआत में तो बताया ना, संगीत था, लेकिन राजनीति में नहीं था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक था, वो स्टूडेंट था, वहाँ से
पोस्ट ग्रेजुएट का पॉलिटिकल साइंस से करके आया, यहाँ HN बगुड़ा में लेक्चरर हो गया। जेपी मूवमेंट चला, हमारे बड़े भाई राजनीति में थे, वो सोशलिस्ट थे, SYS। जेपी मूवमेंट के भीतर हम लोग जेपी से प्रभावित थे। इंदिरा जी की भ्रष्टाचार, इंदिरा जी की मनमानी पद तानाशाही के खिलाफ हम लोग मन में संस्कृत थे। उसी जेपी मूवमेंट हम लोग सक्रिय हुए। फिर बाद में संघ ने कहा कि आप पार्टी में काम कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी में हो गए, जिला महामंत्री हो गए। पहला पद, सबसे बड़ा पद जिला महामंत्री। जिला महामंत्री था, जिला अध्यक्ष बना। हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए अध्यक्ष ने तो उपाध्यक्ष बनाया हमको, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में था पार्टी में। आपके कई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, क्या युवाओं को यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा? यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? देखिए, हमारा अपना प्रयास तो है जी। और यूनिवर्सिटी में बनाऊँ उस महापुरुष के नाम से बनाऊँगा जिस महापुरुष की घोर उपेक्षा सब सरकारों ने की है। वो महापुरुष हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। प्रतापगढ़ के नाम में स्वामी करपात्री जी महाराज का इससे बड़ा कोई नाम प्रतापगढ़ में नहीं है। अगर जिसको भी थोड़ा बहुत सनातन संस्कृति का ज्ञान है, आदि शंकराचार्य के बाद सनातन संस्कृति का इतना अद्भुत विद्वान और इतना अद्भुत सन्यासी तपस्वी कोई नहीं हुआ। धीरज ओझा विधायक जी से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हमारी कोई करता, हमारी कार्य प्रणाली उनकी कार्य प्रणाली में अंतर है, लेकिन मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनको भी मेरे साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो छोटे भाई को बड़े भाई के साथ करना चाहिए। समाज जी मैं तो अध्यक्ष बना है जी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। इसके पहले प्रदेश उपाध्यक्ष। हाँ, वर्तमान उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, और विकलांग कोटा तो है नहीं, तो बिल्कुल स्वस्थ है। वो बोले हैं कि मैं विकलांग कोटा से आता हूँ। वो अलग बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, उनका सेंस हम नहीं समझते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। उनसे कैसा रिश्ता? ये लड़का बता रहे हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा नौजवान लड़का है, उसका भविष्य भी है और सदमार्ग पर चलता रहेगा तो अच्छा करेगा। और मेरी शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए हैं। आपके जिला अधिकारी का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बेकार जिला कोई है तो प्रतापगढ़ जिला। हाल ही में 2-4 दिन का वीडियो आया। वर्तमान जिला अधिकारी पांडे जी, हमने देखा नहीं उसको कहीं। अब हो सकता है किसी सेंस में उन्होंने कहा हो, कोई क्लिप काट करके छोटी सी चलाया था। पता नहीं किस सेंस में बोले होंगे, कोई बात कहे होंगे। देखिए यार, ये तो सोशल मीडिया में जो बीच से कट करके जोड़ देते हैं, कट पेस्ट जो करते हैं, उसका पूरा अर्थ निकल नहीं पाता। सही बात वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या चुप बोल रहे हैं, उनकी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन हम जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं, या पहले भी ये अवस्थी जी भी थे, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। वर्तमान जिलाधिकारी जो पांडे जी हमारे हैं, हमारी एक ही मुलाकात है उनके, फ़ोन पे 11 बार बात हुई, लेकिन बड़ा शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, चीज़ों को बड़ी तेज़ी से पकड़ता है। और हमने 2-3 इश्यूज देखा इनके, निर्णय बड़ा करता है, तत्काल निर्णय करता है और जस्टिफाइड निर्णय करता है। तो आप कहीं किसी बात पर, कहीं किसी को तहस हो, गुस्सा हो, कोई कह दिया हो तो वो इशू बनाना, वो मेरी समझ अच्छा नहीं है। हमको उसके काम को पेश करना चाहिए। देखो एक बात बताएं बेटे, अगर आप अच्छे आदमी को अच्छा नहीं कहोगे, उसके साथ नहीं खड़े होगे, तो समाज में लफंगे और लोफर वो समाज पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। बहुत दिनों बाद, पिछले भी डीएम बहुत अच्छे थे हमारे, ये डीएम हमारे पास है, हमारा एसपी भी बहुत अच्छा है रवि, हाँ बहुत अच्छा है। ये जो लड़का वर्तमान हम रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, बड़ा जेन्युइन है, जस्टिफाइड बात करता है। लेकिन अब आप कहिए साइल लाइन आर्डर प्रतापगढ़ में पूरी तरह हो गया, ऐसा नहीं। बड़ा जिला है, थोड़ी बहुत घटनाएं होती रहती हैं, तो उसके लिए अकेले जिम्मेदारी थोड़ा है यार, डीएम थोड़ा अकेले जिम्मेदार उसके लिए। जो युवा राजनीति में कदम रख रहे हैं, उनको आप क्या दिशा निर्देश करना चाहते हैं? हाँ, इसको हमको देख करके बड़ा कष्ट होता है कि युवा महक रहा है। युवा आज की तारीख में रातों रात लखपति करोड़पति बन जाना चाहता है राजनीति में आके। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे बच्चों बेटो, राजनीति एक बड़े त्याग का, संघर्ष का बिंदु है। तो बेटे, अगर अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो सदमार्ग पर चलो। झूठ की, दलाली की, लफंगई की, लोफरई की, नशा की बल पर राजनीति जो हम करना चाह रहे हैं, ये राजनीति बहुत लंबे तक चलेगी नहीं। ये टेम्पोररी फेज जिसका होता है।
और जो अच्छे मार्ग में बच्चा अच्छा करके नौजवान अच्छा चलता है, समाज की सेवा करना चाहता है, सचमुच लोगों की मदद करना चाहता है। और मैं नौजवानों से कहना, दो बातें, पढ़ो। नौजवान पढ़ने से भाग रहा है, स्पेशली नेता। नेताओं से कहना है बेटे पढ़ो, पढ़ करके समझो। और दूसरी चीज़, अगर सचमुच अच्छा करना चाहते हो तो नशा मुक्त हो जाओ। नशा बर्बाद करता है, तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारी मेहनत सबको नशा खा जाता है, तुम्हारी शरीर को भी खा जाता है। इसलिए नशा मुक्त हो और अपने इर्द गिर्द भी नशा मान वाले लोगों से हटाओ, उनको मुक्त करो, तभी आप अच्छा समाज बना सकते हो। सिर्फ पद के लिए मत दौड़ो, पद तो समय काल रास्ते में अपने आप आ जाएगा। लेकिन बेटे अच्छा बनने के लिए पूरा इतिहास खोज लो, देख लो। अच्छा वही बना, स्थायित्व उसी को ने प्राप्त किया जिसका आचरण अच्छा रहा, सद्व्यवहार अच्छा रहा, विनम्रता रही, सदाचार रहा जिसके भीतर, शिष्टता रही, शालीनता रही, वो आगे चल करके स्थिर बनता है, बड़ा बनता है। नए बच्चों से मैं कहता हूँ कि बड़ों का सम्मान करो बेटे, विनम्रता रखो, सदा सहता रखो, उदारता रखो, सद्व्यवहार रखो, और पढ़ करके अच्छा बनने का प्रयत्न करो, तभी अच्छा कर पाओगे। प्रदेश में आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ प्रथम स्थान पे आता है। क्या आंवला उत्पादक किसानों के लिए कोई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी? देखिए, हम तो उस जमाने में रोजगार मिल सके। हम जब थे, हम एक ज़माने में हम प्रयास कर रहे थे। एक यहाँ पर प्रतापगढ़ में बहुत अच्छा स्कोप है, एक रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोजने का, और उसके भीतर एक इंटरनेशनल लेवल की फूड प्रोसेसिंग सिस्टम एडॉप्ट किया जाए। और जब वो होगा तो कृषि प्रधान देश भी है, प्रदेश भी हमारा, तो रिसर्च वर्क अगर यहाँ कृषि में हुआ, उस पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई नहीं हो, सिर्फ रिसर्च का काम हो। और हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है, आंवला होता है, हमारे कुंडा की तरफ आम बहुत होता है, अमरूद हमारे पास बहुत होता है। और अगर होने लगे अच्छी क्वालिटी की फूड प्रोसेसिंग, हमारे आंवले, हमारे आम, हमारे अमरूद ये बाहर जाने लगे हैं, हमारे किसानों को पैसा भी मिलेगा, और हम मॉडर्न रूप से, आधुनिक रूप में अपने उत्पादनों का समाज में, देश के बाहर, देश के अंदर बेच सकते हैं। इसलिए ये आवश्यकता इस प्रतापगढ़ जनपद के लिए सबसे ज़्यादा है। रानीगंज विधानसभा में इतनी समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? रानीगंज विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या मेरी वर्तमान समय में तो आपस की सदा सहता की कमी है। बाकी रानीगंज विधानसभा में विकास की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो तो समय काल पर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन परस्पर जो कटुता है समाज के भीतर, और कुछ हम नेता लोग करते रहते हैं, इससे रानीगंज को मुक्त रखिए। हमारे ज़माने में, इसके पहले भी जो हमारे पूर्ववर्ती, जैसे लक्ष्मण पाणी गुरु जी विधायक थे, नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने समाज को पूरी तरह से बांध कर लेकर प्रयास किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि समाज को आपस की कटुता न हो, आपस में सद्भाव हो, सौहार्द हो, तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जब शांति रहती है तभी विकास होता है। जब अव्यवस्था रहेगी, अशांति रहेगी, तो विकास नहीं हो सकता है। तो विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है परस्पर सद्भाव और शांति हम समाज में बनाए रखें, तो हम अच्छा रानीगंज को कर सकते हैं। माननीय नेता प्रमोद तिवारी जी, राज्यसभा सांसद जी ने कहा था कि इस सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अब माननीय प्रमोद जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन प्रमोद जी लगता है भूल गए हैं कि इमरजेंसी जब लगी थी इस देश के भीतर, तो क्या क्या हालत हुई थी, कितने लोग, हमारे बड़े भाई स्वयं 18 महीने जेल में थे। आपके बड़े भाई? हाँ, सगे बड़े भाई हमारे जेल 18 महीने जेल में थे, और हजारों लोग, लाखों लोग जेल में ठूस लिए गए थे। तब कहाँ थी आबादी, आज़ादी अभिव्यक्ति की कहाँ थी? आज वो लोग सवाल पूछते हैं जिन्होंने स्वयं अभिव्यक्ति आज़ादी को। यूजीसी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब यूजीसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है भी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है, लेकिन जो सरकार ने यूजीसी का जो बिल लाया है, वो हमारा ख्याल है बहुत सोच विचार के नहीं लाया, उस पर और बहस होनी चाहिए थी। सही पार्टी के दलों के सदस्यों को बैठा करके कुछ नहीं, एक उसको पब्लिक में भेजना चाहिए था, सर्वे उससे, हाँ पब्लिक में भेजते, उस पर बहस होती, लोग अपनी अपनी ओपिनियन देते,
क्योंकि हम जब सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, सबका विकास, सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो हम जात बिरादरी के पैमाने पर अगर विभाजन की कहीं स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर हमारा मूल उद्देश्य भटक जाएगा। हमारा ख्याल है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो फैसला करे, लेकिन इस पर हमको और बहस का मुद्दा उठाना चाहिए था। इस पर और बड़ी ओपिनियन पब्लिक की लेनी चाहिए थी, तब कोई निर्णय करते तो बात समझ आती।